चाइना का डब्ल्यूएचओ में इन्फ्लुएंस इसी बात से लगाया जा सकता है कि ताइवान जैसी बड़ी डेवलप्ड और वेल रिकॉग्नाइज्ड जो कंट्री है वो डब्ल्यूएचओ का पार्ट नहीं है, और इसके पीछे चाइना ही जिम्मेदार है, क्योंकि वही ताइवान को डब्ल्यूएचओ से अब तक अलग रखने में कामयाब हुआ है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बी ठाकुर और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बात करूँगा कोरोना वायरस की और साथ ही बताऊँगा किस तरीके से चाइनीज़ गवर्नमेंट और डब्ल्यूएचओ रिस्पॉन्सिबल है इसकी स्प्रेडिंग के लिए, और क्या कुछ किया जा सकता था टाइम पे जिससे कि ये रुक सकता था और इतनी बड़ी पैंडेमिक नहीं होती। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक देखने के लिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था वुहान के एक वेट मार्केट से, जहां पर एनिमल्स को स्लॉटर किया जाता था, चाहे वो अलाइव हो या फिर डेड। सबसे पहले चाइनीज़ गवर्नमेंट द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि दिसंबर में कुछ केस डिटेक्ट हुए हैं कोरोना वायरस के, जो इस प्रकार मिले थे कि चाइनीज़ वेट मार्केट से उनके हॉस्पिटल्स में लगातार कुछ ऐसे पेशेंट जाने लगे जिनकी बीमारी औरों की तरह नहीं, और जब इसे वहाँ के लैब में ले जाया गया तब उन्हें पता चला कि ये नए तरीके का वायरस है, कोई निमोनिया के सिम्टम्स नहीं है। क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बताया था कि दिसंबर में इनके कुछ केस डिटेक्ट हुए थे, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना ये भी था कि फर्स्ट केसेस जो थे वो नवंबर के महीने में ही आ गए थे। अब मिड जनवरी तक इंडिया में आने वाली फ़्लाइट जो कि वुहान से आ रही थी उसे रोक दिया गया। साथ ही साथ एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग भी की गई ताकि ऐसा अगर कोई मामला मिलता भी है तो उसे डिटेक्ट कर लिया जाए, और यही स्टेप यूएसए ने भी उठाया। अब इसी बीच 11 जनवरी को डब्ल्यूएचओ की तरफ से एक ट्वीट आता है जिसमें डॉक्टर एड्रोस बताते हैं कि डब्ल्यूएचओ इसमें किसी भी तरीके की ट्रैवल एडवाइजरी को रेकमेंड नहीं करता और ना ही एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग को रेकमेंड करता है। अब उनके इस ट्वीट के बाद कहीं ना कहीं वर्ल्ड वर्सेस डब्ल्यूएचओ स्टार्ट हो चुका था, लेकिन हमारे गवर्नमेंट के यहाँ पर ये अच्छी बात रही कि उन्होंने डब्ल्यूएचओ की तरफ ध्यान ना देते हुए अपने देश के ही आईसीएमआर पे ध्यान दिया और बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स को अपनाया, जिससे कि हमें इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। हमारे पास बहुत टाइम आ गया कि हम सारी प्रिपरेशंस को करें और लॉकडाउन को भी इम्प्लीमेंट करें। नहीं तो आज जो केसेस अमेरिका में हैं वो इंडिया के केसेस के सामने चींटी की तरह लगते हैं। अब क्योंकि अब तक 41 से भी ज़्यादा केसेस डिटेक्ट हो चुके थे कोरोना वायरस के, तो यहाँ पर डब्ल्यूएचओ के द्वारा एक और ट्वीट किया जाता है जिसमें वो बताते हैं कि उन्हें किसी भी तरीके का ऐसा पुख्ता एविडेंस नहीं मिलता जिससे प्रूफ हो कि मैन टू मैन या फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है। अब कुछ टाइम बीता और चाइना में एक बड़ा इवेंट हुआ जिसे वहाँ का न्यू ईयर भी कहा जाता है। ये 24 जनवरी टू 30 जनवरी तक चलता है, और यही इवेंट बना था कोरोना वायरस स्प्रेड का सबसे बड़ा कारण, क्योंकि ये लंबी छुट्टियां होती हैं वहाँ पे, और वहाँ के लोग या तो अपने घरों में जाते हैं वापस, क्योंकि वो भी दूसरे शहरों में काम करते हैं। तो इसलिए वुहान में काम करने वाले लेबर्स या फिर वर्कर्स भी अपने अपने घर गए, और कुछ लोग वहाँ से बाहर के देशों में भी घूमने गए। आपको एक बात बता दूं कि चाइना के अंदर मिडिल क्लास फैमिलीज बहुत तेज़ी से उभरी है, और पिछले साल 60 मिलियन पीपल सिर्फ यूरोप में ट्रैवल के लिए गए थे, क्योंकि वो बाहर घूमने गए थे। इसी की वजह से यूएस, इटली, फ्रांस और जर्मनी में एक बहुत बड़ा आउटब्रेक देखा हमने स्टार्ट के टाइम पे। अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि केवल हमने इन्हीं देशों में ही क्यों हमने आउटब्रेक देखा, तो इसका सीधा सा रीज़न मैं आपको बताता हूँ। आप ये मैप देखिए, ये टॉप 10 मोस्ट विजिटेड कंट्रीज़ हैं इन 2019। यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि इन देशों में टूरिस्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं। इसी की वजह है कि न्यूयॉर्क जो कि सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना था, और इटली और स्टार्ट में फ्रांस से जर्मनी भी थे, वहाँ पर केसेस बहुत तेज़ी से राइज हुए, क्योंकि लोग यहाँ से इन्फेक्ट होकर बाकी के देशों में भी जा रहे थे। इसमें एक और बहुत बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहीं ना कहीं वो डब्ल्यूएचओ की तरफ से मिस हुई थी, क्योंकि उन्होंने इसे पैंडेमिक साबित करने में बहुत देर कर दी थी। इवन दो कि केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे और एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी चले गए थे, फिर भी उन्होंने इसे पहले एपिडेमिक घोषित किया और 11 जनवरी को पैंडेमिक घोषित किया, जिसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा भी बोला गया कि ये एक लेट डिसीजन था। अब बात करते हैं हम पेशेंट जीरो की। पेशेंट जीरो वो पेशेंट होता है जिसे माना जाता है कि ये फर्स्ट पर्सन था या फिर वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन था जो कि इन्फेक्ट हुआ था, और ये भी हमें मिला था चाइना के वेट मार्केट से। ये 57 ईयर ओल्ड की लेडी थी जो कि चाइना में जो वेट मार्केट है वहाँ पर
जॉब करती थी और फिर उसके बाद उनके आसपास जो कामगार थे उन्होंने भी इस तरीके की सिम्टम्स होने की रिपोर्ट लिखाई, जिसकी वजह से ये आउटब्रेक वहीं से जन्म लिया। पहले तो चाइना ये भी कहता था कि ये जो वायरस है वो हमने नहीं फैलाया, ये यूएसए की तरफ से आया है, लेकिन इसके बाद ये कंफर्म हो गया कि ये चाइनीज़ वायरस ही था। लेकिन यहाँ पर पेशेंट जीरो को ढूंढने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा इनको, क्योंकि बाकी अगर दूसरे हम लोग वायरसेस की बात करें तो वहाँ पर पेशेंट जीरो की तलाश काफ़ी जल्दी हो गई थी, जैसे कि सार्स जो 2003 में आया था। और इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आई, जिसके ऊपर पूरी दुनिया आस लगाए बैठी थी कि शायद ये हमें इस तरीके की सिचुएशन में नहीं डालेंगे। जी हम बात कर रहे हैं WHO के हेड डॉक्टर टेड्रोस की। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में उनकी लीडरशिप में कमी दिखाई दी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एक इनरिस्पॉन्सिबल ट्वीट्स किए या फिर डिसीजन लिए। ताइवान ने पहली बार पब्लिकली आके ये कहा था कि उन्होंने 31 दिसंबर को ही WHO को बता दिया था कि ये वायरस है, ये मैन टू मैन भी ट्रांसफ़र होता है, तो इसके ऊपर भी एक सीरियस एक्शन लिया जाए। लेकिन WHO ने उनके मेल का कोई रिप्लाई नहीं किया। यहाँ पर एक और बात आती है, डॉक्टर एड्रो जो कि एक हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर होने के बावजूद भी इसकी गहराई को नहीं समझा कि ये कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकता है दुनिया को, और ये एक बहुत बड़े पैंडेमिक की वजह इसी वजह से बना था। इन सभी से हमें एक सीख तो मिलती है कि आप चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा ही वो अपने आने वाले जो वायरसेस होता है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसे ओपनली कभी भी शेयर नहीं करता। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।